Hello everyone, today we are discussing about biological classification NCERT chapter number 2 class 11th। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर और उन्हें लोअर टू हाईएस्ट फॉर्म में अरेंज किया जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है और इसके कैरेक्टर्स क्या है। और जब भी कोई न्यू ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करना इजी होता है कि ये कौन से ग्रुप से है और इसके कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले है आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसमें टू और मोर मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स को ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभी आर्टिफिशियल सिस्टम में हैबिट और हैबिटेट को भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि अरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एनामिया में वो ऑर्गेनिज्म थे जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट था और इनामिया में वो थे जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था। सेकेंड टाइप है हमारे पास नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में हम सेवरल मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स को यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग के लिए। इसमें साइटोलॉजिकल करैक्टर भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल करैक्टर भी, रिप्रोडक्टिव करैक्टर भी हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग के लिए। जो नेचुरल सिस्टम मेनली होमोलॉजी पे बेस्ड होता है, जो कि एक रिलेशनशिप होता है उन स्ट्रक्चर्स के बीच में जो कि एक कॉमन फॉर्म से डिराइव हुई होती हैं। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड किया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम है हमारे पास पॉलीजेनेटिक सिस्टम। पॉलीजेनेटिक सिस्टम में हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं। फर्स्टली पॉलीजेनेटिक सिस्टम को एंगलर और पेंटर ने दिया था 1887 से 1909 के बीच में। इन दोनों ने फ्लावरिंग प्लांट्स थे जो उनको उनकी फ्लोरल मॉर्फोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। इन्होंने कंसिडर किया था कि एब्सेंस ऑफ पेरियंथ, प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और एनिमोफिली, जिसमें कि पॉलिनेशन होती है विंड से, इसको प्रिमिटिव माना था उन फ्लावर्स से जिसमें टू वॉल्स ऑफ पेरियंथ थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे और एंटोमोफिली थी। एंटोमोफिली होगी कि पॉलिनेशन हो रही थी इंसेक्ट्स के थ्रू। इन्होंने मोनोकोट्स को प्रिमिटिव कंसिडर किया डाइकोट्स से। जो पॉलीजेनेटिक सिस्टम है उस पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो रही या नहीं हो पाती, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है एट टाइम जो प्रेजेंट है, कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें प्रिमिटिव वाले करैक्टर भी प्रेजेंट हैं और एडवांस्ड करैक्टर्स भी प्रेजेंट हैं, और कुछ एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनका फॉसिल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। फिनेटिक क्लासिफिकेशन भी एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का ही सिस्टम है जो कि बेस्ड है सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो कि प्रेजेंट में उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कुछ भी सर्च नहीं होती उसके एवोल्यूशन पर, ना ही उनके फॉसिल इंसेस्टर पर। इट मीन्स कि जो भी इसमें करैक्टर्स होंगे वो कम्प्लीटली उस ऑर्गेनिज्म के उन करैक्टर्स पे उनकी ग्रुपिंग होगी जो कि एट प्रेजेंट उनमें प्रेजेंट है। जी आगे 4 टाइप्स का है। सबसे पहले आएगी साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या आएगा कि इसमें सारी साइटोलॉजिकल स्टडी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड मियोटिक बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें जब हम एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे कि हर्बेशियस प्लांट्स थे उनको मोर एडवांस्ड माना गया था वुडी प्लांट्स से, क्योंकि जो हर्बेशियस प्लांट्स थे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू वुडी प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारे पास कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है क्लासिफिकेशन का जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में अमीनो एसिड भी आ जाते हैं, प्रोटीन्स और डीएनए सीक्वेंस एट्सेट्रा, ये सब कुछ आ जाता है। जैसे कि हम प्लांट्स को लेके चलते हैं, प्लांट्स में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो इजीली चेंज नहीं होते। तो जो एंशियंट मेडिकल मैन थे वो अपनी आइडेंटिफिकेशन प्लांट्स के फ्रेगनेंस, टेस्ट और अदर केमिकल करैक्टरिस्टिक के बेसिस पे करते थे।
इसमें जो भी हम इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं तो वो है डीएनए एनालिसिस और प्रोटीन टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम स्टैटिकल डाटा या फिर स्टैटिकल मेथड तैयार करते हैं। जो भी करैक्टर्स मिलते जुलते हैं उनका, जहाँ जो करैक्टर्स नहीं मिलते जुलते उनका, प्रिमिटिव वाले करैक्टर थे उनका स्टैटिकल डाटा तैयार करते हैं और एडवांस्ड वाले करैक्टर्स का डाटा तैयार करते हैं। तो जो भी हमें कोड्स और नंबर्स मिलते हैं उसे हम प्लस और माइनस के रूप में असाइंस कर देते हैं और कंप्यूटर एनालिसिस से। और जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो हमें किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो हमें मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी में हम एंसेस्टर्स करैक्टर और डिराइव्ड करैक्टर्स को स्टडी करते हैं। एंसेस्टर्स करैक्टर्स में वो करैक्टर्स आ जाएंगे जो किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स का बेसिक बॉडी डिज़ाइन होंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड करैक्टर्स। डिराइव्ड करैक्टर्स हमारे पास वो ट्रेट्स आ जाएंगे जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को उसके एंसेस्ट्रल ग्रुप से डिफरेंट शो करते हैं। तो हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर देते हैं उनके शेयर्ड सिमिलैरिटीज़ और उनके डिराइव्ड करैक्टर्स के बेस पर, जो कि डिफरेंट होगा उनके एंसेस्ट्रल करैक्टर्स से और एक फाइलोजेनेटिक ट्री प्रोड्यूस करेगा जिसे हम क्लैडोग्राम कह देंगे। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो ऑर्गेनिजम्स है उनको किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले आएगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया गया था उनकी सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर। टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनस ने दिया था, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने दो किंगडम्स फाइंड आउट किए थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी में जो भी मेंबर्स थे वो सारे प्लांट्स थे और इनकी आइडेंटिफिकेशन के बेसिक पॉइंट्स ये थे कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स प्रेजेंट थे इनकी सेल वॉल में, और जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे उनका अब्जॉर्प्शन बॉडी के आउटसाइड से हो रहा था। वेल डेफिनेट ग्रोइंग पॉइंट एंड अनलिमिटेड ग्रोथ, इसका मतलब ये है कि इनकी ग्रोथ थी जो वो अनलिमिटेड थी। एक्सक्रीटरी, सेंस ऑर्गन और नर्वस सिस्टम इनमें एब्सेंट था। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था। ये ऑटोट्रॉफिक इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे, जो अपना फूड खुद बनाते थे। रिजर्व फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर था इनमें। इनमें लोकोमोशन एब्सेंट थी और मस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट थे। जो भी इन्हें एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलता था उनके लिए जो इनका रिस्पॉन्स होता था उनके प्रति वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के बेसिक करैक्टरिस्टिक थे कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट थी, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स एब्सेंट थे। किंगडम एनिमेलिया के जो भी मेंबर्स थे उनमें सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट था और क्लोरोफिल भी एब्सेंट था। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन था इनमें, लिमिटेड ग्रोथ थी, लोकोमोटरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम इनमें प्रेजेंट था। इंटरनल ऑर्गन्स भी इनमें प्रेजेंट थे। इसके कारण जो भी इन्हें एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलता था उनके प्रति जो इनका रिस्पॉन्स था वो बहुत ही जल्दी होता था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन की ऑब्जेक्शंस ये थी कि कुछ एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे प्रेजेंट थे जिनको ना तो प्लांट्स में कंसिडर किया जा सकता था और ना ही एनिमल्स में। लाइकन्स हैं जो कि एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन से मिलकर बना हुआ है। इनमें ना प्लांट्स के करैक्टर थे और ना ही एनिमल्स के। फंजाई अपनी स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन से और फिजियोलॉजी में प्लांट्स से डिफरेंट थी। जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, फंजाई का एक ग्रुप है, वो अपने वेजिटेटिव फेज में तो वॉल लेस होता है कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जब ये अपने रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है तो सेल वॉल इसमें डेवलप हो जाती है। तो इनको ना तो हम फंजाई में रख सकते हैं और ना ही प्लांट्स में। कुछ एक माइकोलॉजिस्ट्स थे जो उन्होंने स्लाइम मोल्ड्स को एनिमल्स के ग्रुप में प्लेस किया था और इन्हें ग्रुप ऑफ एनिमल्स कहा था।
इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हमें हैकर ने 1866 में दी थी, जिसमें इन्होंने एक नए किंगडम को ऐड किया था, किंगडम प्रोटिस्टा को, जिसमें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एल्गी और फंजाई को दूसरे ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंट रखा गया था उनकी टिश्यू डिफ्रेंशिएशन के बेसिस पर। इसके बाद फर्दर एल्गी और फंजाई को भी इस ग्रुप में से टेकन आउट कर दिया गया था और इस किंगडम में सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही बचे थे। और अब जो भी किंगडम्स थे, जहाँ जो भी ऑर्गेनिजम्स थे जो सारे, उनको थ्री किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें से फर्स्ट आता है किंगडम प्लांटी, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा एंड थर्ड किंगडम एनिमेलिया। नेक्स्ट है हमारे पास फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हमें कॉपलैंड ने 1956 में दिया था। इसमें जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी की तो ये देखा कि जो बैक्टीरिया है, जहाँ जो बैक्टीरिया से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से उनकी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में डिफरेंट थे। और जे ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया थे जो, वो प्रोकैरियोट थे एज़ कंपेयर टू अदर्स। और जो भी जे ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें एक सेपरेटेड ग्रुप में रखा गया, जहाँ सेपरेटेड किंगडम में रखा गया, जिसका नाम था किंगडम मोनेरा। इसी के बेसिस पर अब लिविंग वर्ड था जो, वो फोर किंगडम में डिवाइड हो गया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने 1969 में दिया था। जो विटेकर थे वो एक अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे। उन्होंने 5 टाइप का क्राइटेरिया यूज़ किया था अपनी क्लासिफिकेशन के लिए। सबसे पहले था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। इन्होंने सेल की कॉम्प्लेक्सिटी चेक की थी कि कोई भी जो सेल ले रहे हैं वो प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है। सेकंड आएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी चेक की थी, जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। और थर्ड टाइप आता है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि आगे 3 टाइप्स का है, ऑटोट्रॉफ, सैप्रोफाइट और हिट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स को इन्होंने प्लांटी किंगडम में इंक्लूड कर दिया, सैप्रोफाइट को फंजाई किंगडम में और हिट्रोट्रॉफ्स को इन्होंने एनिमेलिया किंगडम में इंक्लूड कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्राइटेरिया, विटेकर्स 5 किंगडम्स आर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की इन 5 किंगडम की। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल टाइप की। मोनेरा में जो सेल होंगे वो प्रोकैरियोटिक होंगे, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होंगे, फंजाई में भी यूकैरियोटिक होंगे और प्लांटी में भी यूकैरियोटिक एंड एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक होंगे। सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होगी? मोनेरा में सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक होगी, पॉलीसैकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड्स की होगी। प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल है वो वेरियस टाइप्स की होती है। फंजाई में काइटिन की बनी हुई होती है सेल वॉल, प्लांटी में सेलुलोज की बनी हुई होती है और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। थर्ड टाइप की हम बात करते हैं तो थर्ड करैक्टर आएगा इनका क्लोरोप्लास्ट। मोनेरा में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा में कुछ एक में प्रेजेंट होता है, फंजाई में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, प्लांटी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और एनिमेलिया में भी क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट करैक्टर है माइटोकॉन्ड्रिया। मोनेरा में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, प्लांटी में भी प्रेजेंट होता है और एनिमलिया में भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और बाकी सभी किंगडम में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं टिश्यू की और मल्टी सेलुलैरिटी की। मोनेरा में टिश्यू एब्सेंट होते हैं, प्रोटिस्टा में भी टिश्यू एब्सेंट होते हैं, फंजाई में टिश्यू प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन लिमिटेड होते हैं, प्लांटी में जो टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में भी ऑल फॉर्म में जो टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मोटिलिटी की। मोटिलिटी में जो मोनेरा है इसमें फ्लैजेला होते हैं, यानी कि बैक्टीरियल फ्लैजेला होते हैं और वो नॉन मोटाइल होते हैं। प्रोटिस्टा में सीलिया और फ्लैजेला दोनों होते हैं। फंजाई में भी सीलिया और फ्लैजेला होते हैं। और प्लांटी में फ्लैजेला एंड सीलिया हैं जो वो लोअर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हायर फॉर्म्स होती हैं उनमें ये एब्सेंट होते हैं। एनिमेलिया में सीलिया एंड फ्लैजेला कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर ये सब प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा की। जे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और ऑल्सो ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोटिस्टा की। जे फोटोसिंथेटिक और हिट्रोट्रॉफिक दोनों होते हैं। फिर आ जाती है बात फंजाई की। फंजाई हिट्रोट्रॉफिक होती है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी की। किंगडम प्लांटी में जो है वो ऑटोट्रॉफिक आ जाते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और एनिमेलिया में हिट्रोट्रॉफिक आ जाते हैं क्योंकि ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट बात हम कर इसके बाद जो नेक्स्ट करैक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। मोनेरा में रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन से होता है या फिर नहीं होता है। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सिनगैमी, मियोसिस और कॉन्जुगेशन से होता है या फिर बिल्कुल ही नहीं होता। फंजाई में फर्टिलाइजेशन होती है, मियोसिस होती है और एक डाइकैरियोनिक फेस होती है। इसके बाद आता है प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया में फर्टिलाइजेशन भी होती है दोनों में, और मियोसिस फेस भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास नर्वस सिस्टम। जो मोनेरा है उनमें नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। फंजाई में भी एब्सेंट होता है, प्लांटी में भी एब्सेंट होता है। जो प्रोटिस्टा है उसमें प्रिमिटिव फॉर्म्स में जो नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है स्टिमुलाई की कंडक्शन के लिए। और जो एनिमेलिया है उनमें कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की एडवांटेजेस की, जिसमें सबसे पहली एडवांटेजेस इसकी ये है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको एक सेपरेट किंगडम में रखा गया है, किंगडम मोनेरा में। उसके बाद बात करते हैं हम फंजाई की। फंजाई है जो उसके कैरेक्टर्स ना तो प्लांट से मैच करते हैं और ना ही एनिमल से, इसीलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको एक सेपरेट किंगडम में रखा गया है। उसके बाद जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो न्यूट्रिशन एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट है, जो कि इसकी एक एडवांटेजेस है। इसके बाद में हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की डिसएडवांटेजेस की। जो एल्गा है, एल्गा के केस में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना इजी नहीं होता, क्योंकि इनको किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके बाद इसका नेक्स्ट ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इस क्लासिफिकेशन में वायरसेस को इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके बाद आता है कि जो माइकोप्लाज्मा और आर्की बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया से डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उनको प्रोकैरियोट्स में रखा गया है।